मैं श्री पतंगे जी से निवेदन करूंगी कि कृपया मंच पर आए। धन्यवाद। शुरू करने के पहले एक बात का मैं खुलासा कर देता हूं कि जो निमंत्रण पत्रिका छपी है उसमें मेरा परिचय देते समय ज्येष्ठ विचारक और संविज्ञान तज्ञ विशेषज्ञ ऐसा कोई शब्द है, तो मैं नम्रता से आप सबको कहना चाहता हूं, मैं संविधान विशेषज्ञ नहीं हूं। वो संविधान विशेषज्ञ की एक अलग शाखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक्सपर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उसमें नाम लेने हैं तो नानी पालखे वाले का लेना पड़ेगा, फली नरीमन जो आज है उनका नाम लेना पड़ेगा, कृष्णा अय्यर जी का नाम लेना पड़ेगा, HR खन्ना जी का नाम लेना पड़ेगा। ऐसे कई नाम अपने देश के अंदर है। उस लेवल पे आने वाला मैं नहीं हूँ। मेरा परिचय करना है तो संविधान का एक विद्यार्थी हूँ। संविधान जानने की मैं कोशिश करता हूँ और उसका भी इतिहास है, क्योंकि मैं जब MA में पढ़ रहा था पॉलिटिकल साइंस बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, तब मैंने हमारे लिए 100 मार्क का पेपर था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो मैंने लिखा, मुझे मार्क्स भी अच्छे मिले। लेकिन अगर उस समय मुझे अगर किसी ने पूछा होता कि तेरे को संविधान कितना ध्यान में आया, समझ में आया, तो मेरा उत्तर ये रहता कि 0, मुझे कुछ समझा नहीं है। मुझे इतना मालूम था कि परीक्षा में कौन से प्रश्न आ सकते हैं और उसके उत्तर क्या देने चाहिए जिसके कारण मुझे मार्क मिलेंगे, तो वो सब मैंने रट लगाकर सब स्टडी किया। लेकिन 14 साल में जो देश के अंदर परिवर्तन हुआ, उसके पहले भी जो हवा चल रही थी उसमें देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बना कि जैसा मेरे परिचय में कहा कि मैं संघ का बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ और आज भी संघ का ही काम करता हूँ। तो विषय आया, लोगों ने शुरू किया कि RSS वालों का संविधान बदलने का एक छुपा एजेंडा है, ये बाबा साहब का संविधान वो निकाल देंगे और मनु का संविधान लाएंगे वगैरह वगैरह। फिर कोई जगह मोर्चे निकलने लगे, संविधान बचाओ की रैलियां होने लगी। अब मेरी जिंदगी सारी संघ में गई, मैंने हजारों बौद्धिक वर्ग अब तक सुने हैं, हजारों बौद्धिक वर्ग दिए हैं संघ के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में। मैंने कभी संविधान पर संघ का किसी अधिकारी का बौद्धिक वर्ग नहीं सुना, ना मैंने कभी दिया। जो संविधान को जानते नहीं, समझते नहीं, ऐसे हम लोग संविधान कैसे बदलेंगे जो चल रहा है वो? ये तो बहुत बड़ा विनोद का विषय हो गया। तो मेरे अंदर की जिज्ञासा का विस्फोट हो गया, जागृत हो गई। अरे संविधान बोल रहे, ये आखिर है क्या? वो उसको जरा स्टडी करना चाहिए। और फिर मैंने स्टडी प्रारंभ की, और स्टडी प्रारंभ की तो एक पुस्तक पढ़ी, 10 प्रश्न खड़े हो गए, क्योंकि जिज्ञासा है ना, मुझे जानना है व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इट इज मेड, हु मेक्स इट, व्हाई आई शुड ओबे द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सेपरेशन ऑफ पावर होती है, तो व्हाट इज जुडिशियल पावर, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव पावर, व्हाट इज लेजिस्लेटिव पावर, ये उसके मायने, उसके अर्थ क्या होते हैं वो समझना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज मीन बाय रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स। ये सारे विषयों का जिज्ञासा के मूल से जाकर मैंने अध्ययन करना प्रारंभ किया। एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक करते करते करते, ये केवल मैं आपको चकित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्टडी की कैसी दिशा होती है, तो 25,000 रुपये की पुस्तकें मैंने खरीदी। और संविधान के संदर्भ में जितनी आवश्यक पुस्तकें हैं वो सारे मेरे संग्रह में आज है। सबके सब मुझे पढ़ी है ऐसा मैं नहीं कह सकता, दावा कर सकता, लेकिन किस पुस्तक में क्या है ये मुझे मालूम है। और जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वो पुस्तक मैं निकालता हूँ, वो कहाँ मिलेगा मुझे पता होता है, उतना पढ़ लिया तो माई क्यूरियोसिटी और ज्ञान की जो मेरी भूख है वो होती है। इसके बाद मैंने 2 पुस्तकें संविधान पर लिखी।
और दोनों पुस्तकों ने मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन मराठी प्रकाशन के इतिहास में इतिहास रचा दिया। पहली पुस्तक 3 महीने में 12,000 खत्म हो गई, और दूसरी पुस्तक जो है वो भी 2 महीने में 6,000 की लगभग उसकी कॉपियाँ बिक चुकी है। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक विद्यार्थी के नाते संविधान को समझना होता है। अमेरिकी के संविधान के संदर्भ में उसके फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको सम्मान दिया जाता है, उस श्रेष्ठ पुरुष का नाम है जेम्स मैडिसन। वो अमेरिका के बाद में अध्यक्ष भी बने। वो लिखते हैं कि अगर मनुष्य समाज देवदूतों का बना है तो उसे संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य ही मनुष्य से बना होने के कारण उसको संविधान की बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य का स्वभाव क्या होता है? निरंतर झगड़ा करते रहना। हाँ, छोटी मोटी कारणों से वो झगड़े ही करते रहेगा, अपने घर परिवार से लेकर ऑफिस में जहाँ जाए। इसके कई किस्से विषय आप सबको, हम सब समाज में रहने वाले लोग होने के नाते हम सब जानते हैं। और फिर समाज के लोग कैसे होते हैं कि भिन्न भिन्न गुटों में रहते हैं और एक के इंटरेस्ट दूसरे से टकराव खाते हैं। एक गृहस्थी था मेरे जैसा, उसको 2 बेटियां थी। एक बेटी की शादी एक काश्तकार के घर में हो गई, दूसरे बेटी की शादी कुम्हार के घर हो गई। तो पत्नी ने कहा शादी होते अभी साल हो गए, जरा जाकर बेटी की हालत देख के आओ, क्या है, कैसी खुश है ना वगैरह। तो वहाँ ठीक है, वो पहले बेटे के घर गया जो काश्तकार की फार्मर की घर गई थी। उसे पूछा बेटा तेरा कैसे चल रहा है? उसने कहा पिताजी बहुत सुंदर चल रहा है, इतनी बड़ी खेती है, उसकी सब जो कुछ मरम्मत करनी है हमने करके रखी है, कुछ फल के पौधे लगाए हैं। तो मैं तेरी भलाई के लिए परमेश्वर से क्या प्रार्थना करूं? तो बेटी कहते कि आप इतनी प्रार्थना कीजिए कि बारिश समय पर आ जाए। तो बारिश अगर समय पे आती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है। दूसरे बेटे के घर जाता है, वो कुम्हार के यहाँ बह गई थी। तो कुम्हार को पूछता है बेटी को तेरा कैसे चल रहा है? वो बहुत अच्छा चल रहा है, इतने मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, अभी दिवाली आने वाली है तो दिवाली हो जो लगते पंटी बोलते हैं मराठी में, वो लगने वाले, ऐसे सारे मिट्टी के हमने बनाए हैं और ये सब बाजार में बिकेंगे, अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। वो पूछता है बेटी भगवान के लिए तेरी मैं क्या प्रार्थना करूं? तो वो कहते हैं कि भगवान के लिए मेरे लिए प्रार्थना ये करना कि बारिश देरी से आ जाए, कड़ी धूप पड़े। अब वो बेचारा घर जाता है, हैरान होता है। पत्नी पूछे क्या हुआ? बोलते अब ये अरे एक बेटी कहते हैं कि बारिश जल्दी गिरनी चाहिए, दूसरी के बेटी कहते हैं कि बारिश देरी से आनी चाहिए। अब भगवान के सामने मैं किसके लिए प्रार्थना करूं? ये हमारे समाज की स्थिति ऐसी होती है ना, एक गुट को आरक्षण दे दो, दूसरा गुट खड़ा हो जाता है, इनको आरक्षण दिया है हमको भी आरक्षण चाहिए, नहीं तो मोर्चा निकालेंगे, ये करेंगे, और सब उसका अनुभव हम करते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ग्रुप जो समाज के अंदर होते हैं, इनको ठीक प्रकार से सिंथेसाइज करना ये संविधान का एक बहुत बड़ा जटिल इस प्रकार से कार्य है। अभी हम यहाँ भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निवास स्थान पर यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं और संविधान पर ये सारा विषय चलाना है आगे। भारतीय संविधान के निर्मित में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो योगदान है वह बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो यहाँ पर जाकर कहूँगा कि अगर पंडित नेहरू जी ने संविधान सभा और संविधान निर्मित के संदर्भ में जिस प्रकार से एक आग्रही भूमिका रखी है, वह अगर नहीं होती तो भारत का संविधान अस्तित्व में नहीं आता। इतना बड़ा उनका योगदान है। बाकी उनकी 4 बातें पॉलिटिकल जो होती है, टीका टिप्पणी करने के लिए बहुत है, उसमें यहाँ जाने का और मेरा विषय भी नहीं है, मैं जाऊँगा भी नहीं। लेकिन उनके बारे में एक श्रेष्ठ
संविधान तज्ञ, जिनका नाम हम जो संविधान जो पढ़ते हैं उन सबको मालूम होगा, आदरणीय सुभाष कश्यप जी लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू गेव टू द नेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. The assembly, as envisaged by Nehru, was to be solely sovereign body. It could not come as a gift from the imperial power, that is the British Parliament से वो गिफ्ट करके दी आनी चाहिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन. It had to be elected by adult franchise and its function was to be the only frame constitution and nothing. Practically all the Congress resolutions on the subject of Constituent Assembly were drafted by Nehru, though not always moved by him. अब ऐसे 5-6 तो कम से कम रिजोल्यूशन है कांग्रेस के 1930 से प्रारंभ पहले से ही, और सब जगह उन्होंने ये डिमांड रखी है कि वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो 1946 में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई. 389 उसके मेंबर थे. और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अखंड भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है. आज जो पाकिस्तान गया है वो सब मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी. उस पर मुस्लिम लीग ने बहिष्कार डाला, उनके सदस्य चुनकर आए थे, उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया, फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम चलते रहा. 9 दिसंबर 1946 को उसका उद्घाटन सत्र हो गया यहीं दिल्ली में, जहाँ अभी अपनी संसद बैठी है, कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल वहाँ पर है, वहाँ पर ये सारा कामकाज चला. और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा. ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्मित में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है कि जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाने जा रहे हैं, उससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं. एवरीथिंग हैज़ टू बी डिफाइंड इन दैट रिजोल्यूशन. तो पंडित जी का, नेहरू जी का रिजोल्यूशन हुआ, उसमें 8 बिंदु है महत्वपूर्ण. और एक उनका बहुत अच्छा भाषण हुआ. नेहरू जी वैसे कभी मन के थे, तो उनके भाषण में इस प्रकार से झलक आप अगर पढ़ेंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भाषण तो आप पा सकते हैं. इस भाषण में फिर संविधान सभा होने के नाते वहाँ बहस हो गई. बहस माने अच्छे प्रकार चर्चा, विमर्श जिसको बोलते हैं ना. बहस यानी झगड़ा नहीं, तो बहस यानी एक विमर्श हो गया, डिस्कशन हुआ. और अनेक सदस्यों ने उस पर, किसी ने फॉर बोले, कोई अगेंस्ट बोले. बैरिस्टर जयकर थे, उनका बहुत लंबा भाषण हो गया. और ये रिजोल्यूशन ये अभी के समय में यहाँ लाना इस प्रकार का ये बिल्कुल निकम्मा है, कुछ काम का नहीं, ऐसा एक लॉजिकल इस प्रकार का उनका भाषण हुआ. अंबेडकर जी का भी भाषण उसमें हुआ, उनको बुलाया गया और कहा कि आप भी इस पर बोलिए. तो अंबेडकर जी का ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला भाषण है. और ये पहला भाषण ऐसा है कि सारी सभा उनका भाषण सुनकर दंग रहेगी कि यह ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इतना डीप है कि सब सभा बिल्कुल दंग रहेगी. बाबा साहब जी ने इस भाषण में पंडित नेहरू जी के सारे प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां उठाई. अब उसको वो क्या आपत्तियां थी ये बताने के पहले 2-3 बातें पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बताना बिल्कुल आवश्यक मुझे लगता है कि उसके बगैर आगे का जो विषय है वो ठीक पद्धति से ध्यान में आएगा, ऐसा नहीं. पहली बात ऐसी है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका मतलब 1920 से उनके सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ होता है. 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी नाम की सभा का एक संस्थापन किया है, उस माध्यम से वो काम करते हैं. बाद में लेबर पार्टी बनाई, बाद में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया. ऐसे उनका जो एक प्रवास है
ये सारे प्रवास में ही वॉज स्टॉन्च नेशनलिस्ट। वो भारतीयता, भारतीय संस्कृति आदि संदर्भ के बारे में जैसे बाकी लोग नेशनलिस्ट है, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है वगैरह, उस मात्रा में वे भी नेशनलिस्ट है, लेकिन यह पक्ष उनका समाज के सामने कभी आता नहीं। लोगों को यही बताया जाता है कि हु इज अम्बेडकर, दलित नेता, दलितों के उद्धारकर्ता, मसीहा दलित वगैरह वगैरह कहा जाता है। दूसरी बात जो ध्यान में आती है, अब ये पहली बात के लिए इसके पहले माननीय कृष्ण गोपाल जी ने बाबा साहब जी का संविधान सभा का जो अंतिम भाषण है, और उस अंतिम भाषण का एक परिच्छेद आपको पढ़कर सुनाया कि किसके कारण हमारे देश का स्वातंत्र्य चला गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो क्या मेरे दिमाग में चिंता है, अम्बेडकर जी कहते हैं, तो ये चिंता एक दिन में उत्पन्न नहीं होती। व्यक्ति का वो स्वभाव रहेगा प्रारंभ से ही, तो ही वो अंतिम चरण में इस प्रकार की बात कर सकता है। वो चिंता उनकी है। तो बाबा साहब जी नेशनलिस्ट है। उनका और एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूं, जरा बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट इस नाम का एक छोटा सा प्रबंध है। उस प्रबंध का एक वाक्य मैं बताता हूं। गॉड सीम्स टू हैव लेड a heavy curse on India and Indians, saying, you Indian shall always remain divided and you shall always be slaves. परमेश्वर ने हमको शाप दिया है कि आप हमेशा विभक्त रहोगे, डिवाइडेड रहोगे और गुलामी में रहोगे। फिर अम्बेडकर जी लिखते हैं इस शाप को हमको ये करना है, असत्य सिद्ध करना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यदि इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो सारी उनकी भूमिका है, राष्ट्र को खड़ा करने की दृष्टि से जो उनकी भूमिका है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि समय चलते हुए हर एक बातों का और विश्लेषण करना संभव नहीं रहेगा, नहीं तो भी 4-5 घंटे का भाषण होगा। तो 1 घंटे के भाषण में सब समाप्त करना है, तो कुछ रेफरेंसेस मैं आपको दूंगा। तो ये राष्ट्र के संदर्भ में और एक कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, इस संदर्भ में ग्रैन बिले ऑस्टिन की किताब है और वो सेमिनल बुक ग्रंथ समझा जाता है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ऐसा इस पुस्तक का नाम है। ये अमेरिकन प्राध्यापक थे, 10 साल यहाँ पर आकर बैठे, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट का स्टडी किया और जो पुस्तक बनी है वो इतनी ऑथेंटिक है कि हर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं ऑस्टिन हैज सेड दिस, और वो ऑस्टिन को कोट करते हैं। मैंने कई जजों के आत्मकथाएं पढ़ी है, जैसे इनकी भी पढ़ी, नानी पालखेवाला की भी पढ़ी, HR खन्ना की भी पढ़ी। तो उसमें ऑस्टिन ने क्या कहा है कोई मुद्दे पर आते समय, ऐसा ऑस्टिन को कोट करते हैं। इतनी ऑथेंटिक बुक है, सिंपल लैंग्वेज में। मेरे जैसा लॉ का स्टूडेंट नहीं जो है वो भी पढ़ सकता है, आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो राष्ट्र की कोनशिला ये हमारा संविधान बताता है। ये रखने का काम पूज्य बाबा साहब जी ने किया, इसलिए करना पड़ा उनको कि प्रारंभ से एक नेशनलिस्ट इस प्रकार की उनकी भूमिका है। तो इस जो प्रस्ताव आया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, पंडित नेहरू जी ने 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण रखी कि सबको लिबर्टी, इक्वालिटी ये सबको दी जाएगी, समाज की रचना न्याय के आधार पर होगी। और फिर दूसरी बात कही कि जो राज्य बनेंगे, राज्य इसमें शामिल होने वाले प्रिंसली स्टेट्स वगैरह सगळे सब, इनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, स्वायत्तता दी जाएगी, उनको आर्मी रखने की भी परमिशन दी जाएगी।
इस प्रकार का वो 13 दिसंबर 1946 के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में सारा विषय आता है। तो बाबा साहब जी ने इस पर ऑब्जेक्शन लेते समय 2-3 बातें रखी। उन्होंने कहा कि ये रिजोल्यूशन ऐसे समय आ रहा है कि जिस समय देश के लिए प्रबल केंद्र सत्ता की आवश्यकता है। यह जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उनको ऑटोनॉमी देना और उनको अपने सैन्य रखने की अनुमति देना, यह खतरनाक खेल है। ये नहीं करना चाहिए। वी वांट वेरी स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग न होने के कारण ये हमारे आज़ादी चली गई, हमारा स्वातंत्र्य चला गया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। आई डिफर विद पंडित नेहरू, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी बात क्या है कि पंडित नेहरू ने राइट्स तो दिए, लिबर्टी, इक्वालिटी वगैरह वगैरह सब राइट्स तो दिए, बट राइट्स विदाउट प्रोटेक्शन और रेमेडीज हैव नो मीनिंग। राइट दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया, जैसे हमारे संविधान के आर्टिकल्स में सब सारे विषय आते हैं। केवल देने से क्या होगा, उसका प्रोटेक्शन करना पड़ता है। प्रोटेक्शन के लॉज बनाने पड़ते हैं, लॉज को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये सब होने के बाद वो फंडामेंटल राइट्स को कुछ मीनिंग आता है। अदरवाइज राइट्स ओनली शो पीस है, जैसे स्कूलों में लगा रहता है ना, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो वगैरह वगैरह, सब जो लगा ऐसे स्लोगन लगाए रहेंगे हो गए यहाँ वहाँ, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि रेमेडीज की क्या बात की है, इसमें कुछ बात नहीं है। इस सब की एक कहानी है कि एक जंगल से एक शेर जा रहा था, रात को बहुत भरपेट खाना खाने के कारण उसको कुछ भूख नहीं लगी थी, शिकार करने की उसकी इच्छा नहीं थी। सामने से खरगोश आता है। अब खरगोश भी देखता है कि शेर सामने ऐसे आ रहा हूँ और वो आ रहा है, भागने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं है, बेचारा डर जाता है। अब तो मैं मर गया। लेकिन शेर कहता है कि तू डर मत, और तुझे स्वातंत्र्य है, आज़ादी है, पूर्ण आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, विचार की आज़ादी है, सब कुछ है। मेरे एक सवाल का केवल उत्तर तो दे। पूछिए महाराज, क्या आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ऐसा है कि इस जंगल का राजा कौन है, ये तो बता। अभी सामने शेर खड़ा है और खरगोश को सवाल पूछ रहा है। उसकी हिम्मत है क्या? आप राजा नहीं, आपसे भी बढ़कर ताकत वाला वो दूसरा शेर है, वो राजा है, वो कह सकता है? बिल्कुल नहीं कह सकता। उसकी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो समाज के अंदर जो दुर्बल लोग रहते हैं, वो दुर्बल लोगों को आपने लिबर्टी दे दी, इक्वलिटी दे दी, फलाना दे दिया, लेकिन उसके रक्षण करने की कुछ व्यवस्था नहीं है। वो राइट्स हैव नो मीनिंग विदाउट प्रोटेक्शन रेमेडीज। यह बाबा साहब जी ने बहुत सुंदर शब्दों में वहाँ पर कहा। और एक बहुत बड़ा विषय उन्होंने रखा कि आज ही संविधान सभा में ये मुस्लिम लोग के प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और नहीं होने के कारण ये हो गया है कि देश का बंटवारा होने के कगार पर हम लोग सब लोग खड़े हैं। बाबा साहब जी कहते हैं कि मैं पढ़कर ही सुनाता हूँ, फिर ज़्यादा भाष्य करने की आवश्यकता नहीं। विथ ऑल आवर कास्ट एंड क्रीड्स I have not the slightest hesitation that we shall in some form be united people. जो पहले मैंने कहा कि God has cursed you Indians shall always remain divided, ये कहते हैं कि united people. I have no hesitation in saying that notwithstanding the agitation of Muslim League for the partition of India, someday enough, light will dawn upon the Muslims and they too will begin to think that a united India is better even for them also. ये संविधान सभा के उनके वाक्य। अखंड भारत की कल्पना
केवल संघ वाले ही करते हैं ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है। बाबा साहब जी ने इस अखंड भारत का इस प्रकार से उच्चारण संविधान सभा में किया है कि आज एक दिन वो आएगा। और आज जो पाकिस्तान की हालत हम देखते हैं तो भगवान करे हमारे ज़िंदगी में वो दिन हम देख पाएंगे कि वो टिकेगा, ऐसा नहीं लगता है। सिंध नहीं टिकेगा, बलूचिस्तान नहीं टिकेगा, ये तो सब आपस में झगड़े करके हो जाते हैं। आज पाकिस्तान का एक प्रोफेसर है रज़ा अहमद रज़ा, वो कहता है कि हु एम आई, मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मेरी आइडेंटिटी क्या है? पॉलिटिकल आइडेंटिटी पाकिस्तान की है, लेकिन हु एम आई, कल्चरली व्हाट आई एम। तो वो कहता है कि फ्रॉम बलूचिस्तान टू बांग्लादेश इंडिया इज वन एंड आई एम इंडियन पाकिस्तानी, मैं इंडियन पाकिस्तानी। वो कहता है ये कोई आरएसएस का मेंबर नहीं है, वो मुसलमान है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। तो ये बाबा साहब जी का जो कहना है कि समडे ए डे विल कम व्हेन विजडम विल डॉन अपॉन देम दैट यूनाइटेड इंडिया इज आल्सो बेटर फॉर देम, ये इस दिशा की ओर हम जा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो ये संविधान सभा का ये उसके दो हिस्सों में काम चला। देश का बंटवारा होने का जब निर्णय हुआ तब संविधान सभा में जो अखंड भारत से लोग चुनकर आए थे उनकी मेंबरशिप लैप्स हो गई। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर आज का जो बांग्लादेश है वहाँ से चुनकर आए थे, वो अपने भारत का ही हिस्सा था, उनकी मेंबरशिप भी चली गई। और फिर बाबा साहब जी संविधान सभा में जाने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई जन समर्थन नहीं था। जो 1946 के चुनाव हो गए उनमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 1500 से भी अधिक उम्मीदवार खड़े थे, एक भी चुनकर नहीं आया। तो संविधान सभा में जाने का वहाँ से कोई विधानसभा में बहुमत बनाकर या ये भी सवाल नहीं उठता था। लेकिन संविधान सभा की जो समितियां बनी थी उस समय, एक फंडामेंटल राइट समिति बनी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे वर्क करेगी, उसका रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, उसका दायरा क्या होगा, ये तय करने की जो समितियां बनी थी, इसमें सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। और जब चर्चा विर्चा इसमें सब उसके सब रिपोर्ट है, वो किसी भी संविधान यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स का जो 12 वॉल्यूम्स, और अभी लोकसभा ने 5 वॉल्यूम्स उसके बनाए हैं, इतने बड़े हैं, उसमें से वॉल्यूम 1 और 2 में ये सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी कि इस समिति का रिपोर्ट क्या है, उस समिति का रिपोर्ट क्या है। तो उसमें सारे संविधान सभा के जो प्रमुख व्यक्ति थे उसमें पंडित नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनको ऐसा लगा कि अंबेडकर जी संविधान सभा में होने चाहिए। ही इज़ ए नॉलेजेबल पर्सन, बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं, तो उनके ज्ञान का उपयोग संविधान बनाते समय देश को होना चाहिए। उस समय बैरिस्टर जयकर जो पहली सभा में थे वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनकी सीट खाली हो गई थी और मुंबई की वो सीट खाली हो गई। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समय के प्रधानमंत्री थे मुंबई के, आज की भाषा में चीफ मिनिस्टर, उनको पत्र लिखा कि भाई जो सीट खाली हो गई है उस सीट से आप अंबेडकर जी को चुनकर संविधान सभा में भेज दो, और तारीख भी बताई, तारीख के अंदर करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी ये बताया। और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो विधिमंडल है वहाँ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस की टिकट पर चुनकर संविधान सभा में आए। और सवाल ये उठना चाहिए कि जो किसी भी संविधान की पुस्तक में मुझे उसका जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो ऐसे सवाल खड़े करके उसके जवाब देने चाहिए, ऐसे हमारे विद्वानों को लगता नहीं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विषय ऐसा है कि जो अंबेडकर जिनकी प्रतिमा उस समय ऐसी बनी थी, ही इज स्ट्रॉन्ग एंटी कांग्रेसमैन। जीवन भर में कभी भी उन्होंने गांधी जी को महात्मा गांधी नहीं कहा। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू अनटचेबल्स, ऐसा 300 पन्नों का उनका ग्रंथ है।
और गांधी एंड गांधीइज्म ये देश को खड्डे में ले जाने वाला विषय है। ऐसे जहां जहां समय आया बहुत कठोर शब्दों में, अत्यंतिक कठोर शब्दों में उन्होंने गांधी जी पर टीका टिप्पणी की है। और हिंदू धर्म का विषय किया तो 1935 में उन्होंने घोषणा करके रखी है, मैं हिंदू करके जन्मा हूं, हिंदू करके नहीं मरूंगा। और फिर हिंदू फिलॉसफी क्या है, हिंदू फिलॉसफी नाम की कोई चीज है ही नहीं। अभी जो हमने भाषण सुना कृष्ण गोपाल जी का हिंदू फिलॉसफी के बारे में, बाबा साहब जी कहते हैं हिंदू नाम की कोई फिलॉसफी है नहीं। हिंदू धर्म में क्या है, इट्स ए बंडल ऑफ रेगुलेशन एंड रूल्स, और कुछ है ही नहीं। इसमें कोई फिलॉसफी वगैरह के वो है ही नहीं। गीता ये धम्मपद की नकल है। ऐसे उनके सारे विषय एंटी हिंदू के, और भी कई मैं बता सकता हूँ ऐसे सारे विषय। एक तो एंटी हिंदू है, एंटी कांग्रेसी है, एंटी गांधी है। ऐसे व्यक्ति को पटेल कहते हैं कि उनको चुनकर लाओ। ये सरदार वल्लभ राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं उनको चुनकर लाओ। और उस समय के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आएगी कि कोई भी निर्णय गांधी जी को पूछे बिगाड़ ना सरदार पटेल जी लेते थे ना पंडित नेहरू ले। ईच एंड एवरीथिंग कंसर्निंग टू द डेस्टिनी ऑफ द नेशन वाज कंसल्टेड विद महात्मा गांधी। गांधी जी के साथ ही सर, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है अपने पास, लेकिन बाकी की बहुत है कि ये सारे कंसल्ट करके ही उन्होंने निर्णय लिया होगा। अंबेडकर जी चुनकर आए और वो संविधान सभा में चुनकर आने के बाद उनको ड्राफ्टिंग कमेटी में लिया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी में लेने के बाद उनको चेयरमैन बना दिया गया। इस पर बाबा साहब अंबेडकर जी का वक्तव्य ऐसा है कि मैं संविधान सभा में जाने की कोशिश इसलिए कर रहा था कि जो स्वातंत्र्य मिलने वाला है, आज़ादी मिलने वाली है, सत्ता अपने हाथ में आने वाली है, उस सत्ता में जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए भी कुछ ना कुछ जगह होनी चाहिए। ये मेरा मकसद था, सीमित मकसद था। लेकिन जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी में लिया गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। और एंड देन व्हेन आई वाज मेड चेयरमैन तो मुझे आश्चर्य के लिए कुछ पारावार ही नहीं रहा। मैं बिल्कुल चौंक गया, अरे हाउ इज इट, ये तो मेजोरिटी का 289 मेंबर्स बचे है, उसमें तो 80-90% कांग्रेस के लोग हैं और वो मुझे चुनकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाते, ये क्या विशेष है। अब इसमें विशेषता दो बातों की है, वो जबरदस्त है। एक विशेषता यह है कि भारतीय मानस, भारतीय दर्शन वगैरह सर्व जो है, जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो हमको यह सिखाती है किसी को नकारना नहीं चाहिए, सब हमारे हैं। और जो अलग विचार रखता है, कुछ अलग बात रखता है, उसको रखने की पूर्ण आज़ादी है। हमारे यहाँ षट दर्शन की बात करते हैं, सांख्य योग है, ये पातंजलि योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, ऐसे सारे द्वैत अद्वैत वगैरह दर्शनों की सब बात आती है, षट दर्शन की बात करती है। एक दर्शन दूसरे दर्शन जैसा नहीं होता। एक दर्शन ने जो बात की है दूसरा दर्शन उसे काटेगा, लेकिन ये सब हमारे षट दर्शन है, ऐसा अभिमान से कहते हैं हम लोग। तो ये भिन्न भिन्न दर्शन विचारों को अपने यहाँ पर समेट लेना, ये भारत की प्राचीन परंपरा। अंबेडकर जी एक अलग प्रकार से विचार करने वाले, अलग प्रकार का दर्शन रखने वाले थे, तो उनको नकारा नहीं। तो भारतीय संविधान के बारे में कभी कभी कहीं ना कहीं सेमिनार होते हैं, इंक्लूसिवनेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा शब्द प्रयोग आता है ना, आजकल बहुत चलता है, वी शुड बी इंक्लूसिव। तो ये इंक्लूसिवनेस का जो विषय है, तो ये स्टार्ट में ही अपने संविधान निर्माणकर्ताओं ने उसको अंगीकृत किया है। कैसे किया है, तो अंबेडकर जी को संविधान सभा में चुनकर लाया, वैसे चुनकर उनके आने की कोई संभावना नहीं थी, ना ही उनकी डिमांड थी कि मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी में लेना चाहिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में वो लिए गए, चेयरमैन बनाए गए। और फिर अंबेडकर जी की महानता इसमें है कि जिस दिन वो चेयरमैन बने उस दिन उन्होंने दलित नेतृत्व का जो कोट है
वो घर पर खूंटी पर लगा कर रख दिया और सही अर्थ में नेशन एंड नेशनैलिटी, अपने को राष्ट्र का संविधान बनाना है, इस पर उन्होंने सारी अपनी शक्ति लगाई। और वह ऐसे ऐसे विषय है कि 47 को भारत स्वतंत्र बन रहा है और एक संविधान सभा का 46 में गठन हुआ है। 30 अगस्त 1947 से ये सारा संविधान का अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये सारा काम शुरू होता है। देश की स्थिति क्या थी? तो देश की स्थिति ऐसी थी कि हम पॉलिटिकली वी वर डिवाइडेड। कैसी हमारा डिवीजन था? एक ब्रिटिश शासित भारत है और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स है, वो 560 के करीब है। और अंग्रेज होने जाते समय ये कहा कि हमारा जो पैरामाउंसी है उनके ऊपर की, वो समाप्त होती है। नाउ यू आर फ्री, इफ यू वांट यू कैन रिमेन सॉवरेन स्टेट, सार्वभौम राज्य के रूप में आप रह सकते हो। भारत के जो संविधान बन रहा है उसमें आप शामिल हो सकते हो, ये सब कुछ आप कर सकते हो। तो 5 से 60 लोगों को छोड़ दिया। वैसे उन्होंने क्या करना, उन पर ही छोड़ दिया। ये पॉलिटिकल ये डिवीजन है, सोशल डिवीजन है। सोशल डिवीजन तो 6000 जातियों में बटा ये हिंदू समाज है। दे आर ऑल लिविंग इन कम्युनिटीज। इसका बहुत सुंदर वर्णन कृष्ण गोपाल जी ने मेरे पहले भाषण में किया है, तो उसका ज़्यादा विवरण मैं नहीं करूँगा। तो ये कम्युनिटी फीलिंग है सबके बीच में, जाति पाति उसकी बिरादरी की। और रिलीजियस डिविजन्स है, कोई आर्य समाज है, कोई वेदांती है, कोई रामकृष्णाइट है, वगैरह वगैरह, ऐसे सब प्रकार के रिलीजियस डिविजन्स है। जैन है, बौद्ध है, सिख है, ऐसे सारे रिलीजियस इसमें बटा हुआ देश है। इकोनॉमिक डिवीजन तो बहुत जबरदस्त है। दरिद्र रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या उस समय 50% तक रही होगी। ऐसे समाज को एक पहले क्या करना चाहिए, क्या डॉन्टिंग टास्क बिफोर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था? तो पहला टास्क ये था, ये कम्युनिटी से हमको स्टेट बनना चाहिए। वी शुड बिकम ए स्टेट। स्टेट का मतलब होता है एक भूमि, लोग, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। और लोग रहने वाले हैं, उनके लॉयल्टी गवर्नमेंट को रहेगी, स्टेट को रहेगी। दे आर लॉयल टू स्टेट। ये अवस्था जिस समाज में होती है उसको स्टेट कहते हैं। तो ये स्टेट बनना चाहिए, कम्युनिटी से स्टेट बनना चाहिए, और स्टेट का आगे चलकर नेशन बनना चाहिए। स्टेट शुड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू नेशन। इसलिए जो पहली पुस्तक बताई ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ये कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, राष्ट्र की कोनशिला, आधारशिला जो है, ये अपना संविधान कैसे करता है, कैसे बाबा साहब जी ने ये सारा किया है। तो ये देखने के लिए हमको हमारा जो प्रेमबल है उसकी ओर जाना पड़ता है। तो हमारा प्रेमबल ये कहता है, उसके अंतिम वाक्य मैं पहले पढ़ता हूं। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए यह संविधान हम अंगीकृत करते हैं। नहीं, अंत में क्या कहते हैं? 80 शब्दों का ये प्रियम्बल है। और जिनको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की झंझट में नहीं जाना है लेकिन संविधान समझना है, उसने इसका ही स्टडी किया 80 शब्दों का सही अर्थ में, तो वो संविधान का मास्टर बन जाएगा। इतना गहन अर्थ इसमें भरा है। तो ये प्रियम्बल भी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो अपने इन्होंने रखा था पंडित नेहरू ने, इसको ड्राफ्टिंग करने का काम जो है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। ये समन्वय है ना, एक जन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखता है, दूसरा उसका इन योग्य शब्दों में वो बनाता है। अब ये कम्युनिटी से हमको पीपल बनना है, यानी कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं उनको स्टेट बनना है।
तो ये प्रीम्बल क्या कहता है? प्रीम्बल ये कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको मिलेगी। इतने वाक्य पढ़ने से इसका गहन अर्थ शायद ध्यान में नहीं आएगा। तो उसका अर्थ ये होता है, ये है कि भारत में बसने वाले हम सब जो लोग हैं, उन सब लोगों के लिए एक ही कानून रहेगा। वी विल बी गवर्न बाय वन लॉ ओनली, स्टेट लॉ एक ही रहेगा। हमारे लिए, सबके लिए वन जुडिशरी रहेगी। जुडिशियल सिस्टम जो है भारत की, वो एक है। यहाँ दिल्ली का जज है, उसकी ट्रांसफर कल जाकर और केरल में, आसाम में कहीं पर भी हो सकती है। मद्रास के एक जज की ट्रांसफर आसाम में हो गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये भी आप जानते हैं। तो ये होता है वन जुडिशरी। फिर हमारा ये क्या है, सिटीजनशिप क्या है? तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, मराठी हूँ, और हर एक को अपने अपने प्रदेश का अभिमान होता है। हरियाणा वाला है तो उसको हरियाणा का अभिमान होगा, वैसे मुझे भी महाराष्ट्र होने का अभिमान है। लेकिन मैं महाराष्ट्र का सिटीजन नहीं हूँ, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं भारत का नागरिक हूँ, महाराष्ट्र का रहवासी हूँ, महाराष्ट्रीय भाषा बोलता हूँ, सब कुछ है। लेकिन मैं नागरिक किसका हूँ? तो मैं नागरिक भारत का हूँ। ये हमारा संविधान सबके लिए समान रूप से देता है कि हमारे लिए एक प्रशासकीय व्यवस्था खड़ी की है। यहाँ पर तो बहुत बड़े बैठे हुए प्रशासकीय अधिकारी है। मैं जब आया था, आने लोगों का परिचय हुआ, तो मुझे लगा कि अरे ये प्रशासन से तो सेवा में मैं तो कभी गया नहीं। तो बहुत बड़े बड़े ओहदे पर काम करने वाले लोग यहाँ पर बैठे, कोई जज है, कोई डीएसपी था, कोई कमिश्नर है, ऐसे ऐसे लोगों को मिलकर, तो ये सारा प्रशासकीय ढांचा जो है वो सारे भारत के लिए एक है। वो एक कमिश्नर यहाँ है दिल्ली का, वो कल मुंबई का भी हो सकता है, परसों चेन्नई का भी हो सकता है, वहाँ उसकी ट्रांसफर हो सकती है। ये प्रशासकीय ढांचा भी एक खड़ा, ये क्यों खड़ा किया? भारत का वर्णन अनेक बार लोग कहते हैं, और कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं कि भारत क्या है, तो भारत ये फेडरेशन है, ये फेडरल स्टेट है, संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा है, लेकिन वो फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन का मतलब होता है कि जो यूनिट्स है, यानी जो स्टेट्स है, उनके पास सॉवरेनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, आधा से भी अधिक हिस्सा उनके पास रहता है। उनकी अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होती है, और दुहेरी नागरिकत्व होता है। मैं फिलाडेल्फिया में रहता हूँ, तो आई एम ए सिटीजन ऑफ फिलाडेल्फिया, और फिलाडेल्फिया अमेरिका में आता है, इसलिए आई एम ए सिटीजन ऑफ अमेरिका। ऐसा दुहेरी उसको सिटीजनशिप होती है। फिलाडेल्फिया के कानून और फिर वो मिसूरी या न्यूयॉर्क स्टेट, इनसे अलग हो सकते हैं। एक का कानून के अंदर यहाँ गुनाह होगा, दूसरे स्टेट में गया तो वो गुनाह नहीं होगा। इस प्रकार के कानून की भी अलगता वहाँ पर है। ये फेडरल सिस्टम जो है, यह देश के लिए सबसे खतरनाक सिस्टम है। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, जो फेडरल सिस्टम अपने को देता है, तो फेडरल सिस्टम को पर बहुत बड़ी टीका टिप्पणी करते समय बाबा साहब जी ने कहा यह बहुत डेंजरस है, ये डेंजरस पॉइजन है, ऐसे उनके शब्द है, डेंजरस पॉइजन है। क्योंकि ये छोटे छोटे यूनिटों में अलगता की भावना पैदा करेगा, एक भारतीयत्व इसमें से पैदा नहीं होगा, और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। पंडित नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो विषय आया था ऑटोनॉमस स्टेट का, बाबा साहब ने कहा यह ऑटोनॉमस स्टेट की बात करना ये खतरनाक बात है। इससे देश का छोटे छोटे टुकड़ों में देश बढ़ जाएगा। ये हमको नहीं चलेगा। हमको एक समर्थ भारत खड़ा करना है। पॉलिटिकली वी शुड बी स्ट्रांग, ऐसा स्ट्रांग भारत खड़ा करना है
लेकिन साथ साथ बाबा साहब जी की एक भी और चिंता थी, भारत कैसा है, तो भारत एक विशाल देश है, यहाँ की भाषा की विविधता है, हवामान, निसर्ग, इसकी विविधता है, जलवायु की विविधता है, और हर एक को अपने प्रदेश की कल्चर के प्रति बड़ा आनंद और अभिमान रहता है। पंजाब का होगा तो वो भांगड़ा बिंगड़ा खेलेगा, मस्ती में रहेगा, इतना बड़ा ग्लास में दूध पिएगा। हमारा महाराष्ट्र का आदमी है, वो कप भर दूध पिएगा तो भी अरे कितना दूध दिया कहेगा। तो ये इस प्रकार की विविधता सब जगह होती है। अब यहाँ पर केरल में जाओ, मैं गया था, 2-3 बार प्रवास किया, और कहीं खाना खाने गया तो इतना थाली में इतना चावल का एक छोटा सा पर्वत बोलते हैं ना, कैसा लगाया था, बाद में सांबार विम्बार, ये देख कर ही पेट भर गया। अरे इतना चावल तो मैं 8 दिन में खाता हूँ। एक समय में इतना चावल। वो भी पूछता है एक खत्म होने के बाद आप बताइए और हम आपको दूंगे। तो इतनी खान पान की विविधता अपने अपने यहाँ पर है। ये सबको बनाए रखना पड़ेगा, इसको मिटा के नहीं चलेगा। ये बनाते हुए हमारी जो विविधता है उसको किसी भी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। कितने सुंदर वाक्य बाबा साहब जी के 1916 में वो लिखते हैं कास्ट इन इंडिया प्रबंध में, कि भारत में इतनी सारी जातियां हैं, यूरोपियन विद्वान समझते हैं कि दे माइट बी डिफरेंट रेसेस, यहाँ वहाँ से भारत में आए हैं, वो डिफरेंट रेसेस होगी। तो बाबा साहब कहते इनको समझता नहीं कुछ भारत क्या है। तो भारत में ये सारी जातियां हैं, एक ही वंश की जातियां हैं। एक वंश के लोग भिन्न जाति में कैसे बांटे गए, क्यों बांटे गए, ये का मैकेनिज्म कैसे बना, ये समझना है, कास्ट सिस्टम को समझना है, वो अलग बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक जाति दूसरे से बाकी दर्जे में इसमें भिन्न होते हुए भी देयर इज ए डीप कल्चरल यूनिटी। एक भारत के लोगों के अंदर एक डीप कल्चरल यूनिटी है, और इस यूनिटी के संदर्भ में देयर इज नो पैरेलल कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में इसकी तुलना करे ऐसा कोई देश नहीं। ये कैसे बनी, क्या बनी, ये अलग बात है, अलग विषय है, वो लंबा विषय है। लेकिन ये बाबा साहब जी का श्रद्धा का विषय था, और इसीलिए बाबा साहब जी चाहते थे कि हमारा भारत जो पॉलिटिकली बटा है वो पॉलिटिकली यूनाइट होना चाहिए। कल्चरली जो डीप कल्चरल यूनिटी से बंधा है वो और डीप कल्चरल यूनिटी उसकी होनी चाहिए। और इसीलिए उनका कहना था कि ये कल्चरल यूनिटी अगर स्ट्रांग होनी है तो हमको लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने पड़ेंगे, यानी एक राज्य और एक भाषा। इस प्रकार से अगर हम अपने प्रशासन की व्यवस्था करते हैं, जैसे गुजरात है, बिहार है, या राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कानड़ी है, एक भाषा के लोग वह एक स्टेट में रहते हैं, झगड़ा करेंगे आपस में, उनकी चुनाव, अब ये महाराष्ट्र में चुनाव है तो महीना भर का चुनाव, 1 महीने का माहौल क्या होगा, झगड़े का माहौल। ये उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा, ये कैसे निकम्मे हैं, ये कैसे बेकार थे, ये रोज का रोज चलते रहेगा, और टीवी पर वही चलते रहेगा। तो ये चलने दो, जो चलना है वो तो आपस में करेंगे, फिर वो बाद में सरकार बनेगी, 5 साल वो रहेगी। यह एक सिस्टम बनेगी, तो ये हमारी जो विविधता है, प्लूरलिटी है, जो हमारे मेन स्ट्रीम के जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, उनका शब्द मैं कहता हूँ, प्लूरलिटी जो है वो वैसे के वैसे बनी रहेगी, और ये प्लूरलिटी को कोई आंच नहीं आई। और इसलिए बाबा साहब जी ने उसमें और एक बात को जोड़ दिया था। ये हमारी संविधान सभा में अपनी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, इस पर बहुत बहस चली, और हिंदी होनी चाहिए। हिंदी का एक पक्ष लेने वाले कई लोग थे, उन्होंने बहुत जोर से इस विषय को पक्ष को रखा। दक्षिण के राज्य थे, उन्होंने इसका विरोध किया। फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला बना कि ग्रैंड विले ऑस्टिन के शब्दों में कहना है तो भारत का संविधान क्या है,
तो भारत का संविधान यानी सिंथेसिस एंड एकोमोडेशन, इसका एक अजब इस प्रकार का नमूना है। दुनिया के किसी भी संविधान में आपको देखेगा नहीं। वो कहते हैं कि हम विदेशी विद्वान लोग, राजनीति का विचार करने वाले, समाज नीति का विचार करने वाले, वो कैसा सोचते हैं? वो ऐसा सोचते हैं कि आइदर दिस और दैट, कोई मिडल वे नहीं चलेगा। और इंडियन माइंड कैसे सोचता है? अरे इधर ये चार बातें अच्छी है, इसमें भी दो बातें अच्छी है, क्यों ना ये इसकी चार, इसकी दो बातों को मिलाकर एक नया फार्मूला खड़ा करें। तो ये नया फार्मूला खड़ा करने का अपना एक ढंग होता है। तो इस प्रकार से ये लिंग्विस्टिक स्टेट का विषय आया तो बाबा साहब जी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय भाषा की बात कर रहा था। तो राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में भी ये विषय आया कि आज अगर दक्षिण के लोग इसके लिए राजी नहीं है तो देश अभी भी आज़ाद हो रहा है। और जब अब हमारा संसार शुरू हो रहा है, घर गृहस्थी के बारे में बात करनी है, तो बेटे का अभी तो घर बस रहा है, बसते समय ही झगड़े शुरू कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं। चलो चार विषय जो है वो बाजू में रख देंगे, बहू की चार बातें अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब नहीं उसे उठाएंगे। अब तो उसको जरा या बहू के माता पिता के ये दामाद की चार बातें अच्छे नहीं लगते, नहीं ठीक है, अभी उनका अभी नया नया संसार है, चलने दो। तो ऐसा नया संसार अपना खड़ा हो रहा है देश का, तो उस समय ये भाषाई झगड़े खड़ा करना ये देश के हित में नहीं होगा। और इसलिए फिर कहा गया कि चलो एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला बनाएंगे कि 15 साल तक अंग्रेजी रहेगी, साथ साथ हिंदी रहेगी, फिर बाद में रिवीजन करेंगे और हिंदी को ये करेंगे। अब हिंदी की जब बात आती है, कुछ दिन पहले कल जिनका भाषण होने वाला है, अमित शाह जी ने हिंदी के बारे में कुछ वक्तव्य किया, तो अखबार और मीडिया वालों को क्या न्यूज़ चलानी होती है, उल्टी सुल्टी न्यूज़ चलाते रहते हैं और ये हिंदी थोपने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। और जो हमारे दक्षिण के बड़े एक्टर है, क्या नाम है उनका, कमल हसन, चाची 420 पिक्चर आपने देखी होगी कि ना है? ये 420 ही करता है और सुल्तान शाह वगैरह वगैरह हम पर नहीं थोप सकते, ऐसा एक उन्होंने भी ठोक दिया। अब बाबा साहब क्या कहते हैं हिंदी भाषा के बारे में, ये अगर उसको सुनाया तो उसका मुंह जो है ना वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बाबा साहब जी कहते हैं, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट शैल बी हिंदी until India becomes fit for this purpose English। यानी वो हिंदी के लिए फिट नहीं होती है तब तक अंग्रेजी रहेगी। Will Indian accept this? If they do not, linguistic state may easily become a peril, संकट खड़ा करेंगे। One language can unite people. Two languages are sure to divide the people. This is an inexorable law. Culture is conserved by language. Since Indians wish to be united and develop a common culture, it is bounden duty of all Indians to own up Hindi as their own language। ये अम्बेडकर जी का सब वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। एनी इंडियन, अब ये बहुत मोटा, ये कमल हसन को कैसे चिपकता है आप देखिए। एनी इंडियन who does not accept this proposal as part and parcel of linguistic state has no right to be an Indian. He may be 100% Maharashtrian, 100% Tamil, 100% Gujarati, but he cannot be an Indian in real sense of the word except in a geographical sense। ये बाबा साहब जी के विचार की दिशा है। एक भारत, एक कल्चर, वो एक पॉलिटिकल यूनिटी
और उसके आधार पर राष्ट्र की एकता और एकात्मता इसको ये करना, ये सारा विषय अब थोड़े इतिहास में अगर हम झुकेंगे, कैसा भारत था। माननीय कृष्ण गोपाल जी ने वो मुस्लिम आक्रमण के काल का कोई उदाहरण आपके सामने रखे। आप सब लोगों ने ये बहुत फेमस गीत सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, लता दीदी का बहुत सुंदर गीत है। चीन के हमले में हमारे कई जवान मारे गए और फिर वो गीत गाया गया, पंडित नेहरू जी उपस्थित थे, उनके आंखों से भी आंसू आए, ये भी किस्सा को मालूम होगा। अब उस गीत की एक पंक्ति ऐसी है कि सरहद पर लड़ने वाला कोई जाट था, कोई सिख था, कोई गुजराती था, लेकिन मरने वाला हर वीर था भारतवासी। 1761 में पानीपत में तीसरी लड़ाई हो गई, मराठे और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच लड़ाई हो गई। मराठे लड़ने के लिए आए थे, किस लिए आए थे? देश के लिए आए थे, धर्म के लिए आए थे। ये परदेश ही है, इसको हमारे देश में आने का कोई कारण है, इसको रोकना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से लड़ाई हार गए। ऐसा कहते हैं कि 1 लाख मराठी युवक मर गया। मराठी में उसकी कहावत बन गई, 1 लाख बांगड़ी फूटली, ऐसे कंगना होते हैं ना। तो उस समय कोई कवि प्रदीप नहीं खड़ा हुआ कि यहां पर मरने वाला मराठा नहीं था, वीर भारतवासी था, क्योंकि वो भारतवासी की भावना नहीं बनी थी। समय 1962 के युद्ध में ये भावना बनी। ये हमारे संविधान का, बाबा साहब के दूरदृष्टि का सबसे बड़ा यश है कि हम क्या है, तो वी आर इंडियन फर्स्ट, भारतीय है। ये भारतीयत्व की भावना निर्माण करना, ये बाबा साहब जी के जीवन काल का कंट्रीब्यूशन, अपने विचार का, संवैधानिक ज्ञान का, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसा मुझे लगता है अपने ध्यान में रखना चाहिए। एक बहस का मुद्दा और भी आता है, और वो आता है कि कॉमन सिविल लॉ के संदर्भ में। तो कॉमन सिविल लॉ, जब ये ट्रिपल तलाक का कानून पारित हुआ और उस पर पाबंदी लगाई गई, जो ट्रिपल तलाक देगा फिर उसके लिए कुछ जुर्माना होगा वगैरह, तो ये हमेशा की तरह जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है, उनको बहकाने वाली पॉलिटिकल पार्टियाँ है, उनके लीडर्स है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो आपके पर्सनल लॉ में ये बीजेपी वाले ये इंटरफियर कर रहे हैं और इसके लिए आपने उसका जमकर विरोध करना चाहिए। तो यह विषय जब संविधान सभा में आया तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, उस स्टेट पॉलिसी का एक अध्याय ये बताता है कि राज्य को कॉमन सिविल कोड बनाने की दृष्टि से प्रयास करना चाहिए। ये संवैधानिक शब्द है, तो ये संविधान का एक आदेश है कि करना चाहिए। 17 साल में नहीं हुआ, अब ये आने वाली सरकार को मात्रा में कर रही है, लेकिन संविधान सभा में इसकी बहस हुई और बहस का जो उत्तर दिया वो आने वाले काल की दृष्टि से जो परिवर्तन करना चाहते हैं या सरकार करना चाहती है, उसके लिए एक सैद्धांतिक आधार है। वो क्या कहते बाबा साहब, बाबा साहब जी का संविधान सभा में इस विषय, जब यह विषय आया तब हिंदू सदस्य एक बाजू और मुस्लिम सदस्य दूसरी बाजू, ऐसा बंटवारा हो गया। मुस्लिम सदस्यों ने उसका जमकर विरोध किया। अब वो मुस्लिम लीग के सभासद नहीं थे, वो सब पाकिस्तान में चले गए, लेकिन जो रहे भारत में उन्होंने भी विरोध किया। पर्सनल लॉ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इस प्रकार की कोई भी अनुच्छेद संविधान में नहीं डालना चाहिए, इस प्रकार की बात कही। इट वुड डिसेबल द लेजिस्लेचर इन इंडिया फ्रॉम इनेक्टिंग एनी सोशल मेजर व्हाटसोएवर। बाबा साहब ने कहा ऐसा अगर ऐसा किया तो कोई भी सोशल मेजर लेने के लिए लेजिस्लेचर विल बी
उसको उसके अधिकार ही निकाल दिए, ऐसा होगा। वो कहते हैं भारत में धर्म का दायरा इतना व्यापक है कि जन्म से मृत्यु तक वो सभी बातों को समेट लेता है। इसलिए देर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन सेइंग दैट we ought to strive hereafter to limit the definition of religion in such a manner that we shall not extend beyond belief and such rituals as may be connected with ceremonies which are essentially religious. आसान भाषा में कहना है कि जो हमारे धार्मिक कर्मकांड होते हैं, विधि होते हैं, पूजा कैसे करनी चाहिए, यात्रा कैसे करनी चाहिए, श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, ऐसे जो कुछ धर्म के नियम है वहाँ पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो जो को करना है वो करने दीजिए। लेकिन बाकी के जो दायरे आते हैं, विवाह कैसे होना चाहिए, क्या विवाह का कानून क्या होना चाहिए, एक पुरुष को कितनी स्त्री के साथ विवाह करने का अधिकार होगा, विवाह विच्छेद करना है तो विवाह विच्छेद का भी क्या कानून होगा, संपत्ति का बंटवारा करना है वो कौन से तत्वों पर होना चाहिए, ये रिलीजियस के आधार पर नहीं होगा, ये स्टेट के कानून पे आधार पर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन विल डिसाइड इट। तो ये कहते हैं बाबा साहेब, आई पर्सनली डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई रिलीजन शुड बी गिवन दिस वास्ट एक्सपांसिव जुरिडिक्शन so as to cover the whole life and to prevent the legislature from encroaching upon that field. After all, what are we having this liberty for? जो लिबर्टी हमको स्वतंत्र मिला है, आज़ादी में, इसका उपयोग क्या है? We are having this liberty in order to reform our social system, which is so full of inequalities, discrimination and other things which conflict with our fundamental rights. तो जो फंडामेंटल राइट्स के साथ जिनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसे सभी विषयों को सुधार करने का अधिकार हमारे संसद को होना चाहिए। ये हमारी संविधान की मनीषा है, संविधान निर्माणकर्ताओं की, वो करना चाहिए। और वो किस लिए करना चाहिए? तो कुछ लोगों के मन में आता है ना, थोड़ा पॉलिटिकल माइंडेड जो लोग रहते हैं, सब जगह होते हैं, वो हमारे बीच में भी होते हैं, हिंदुत्ववादी में भी होते हैं, सब जगह होते हैं, इसलिए मैंने सब जगह शब्द प्रयोग किया। उनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों को ना ठिकाने पे लाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सारी उनकी सोच की एक उनका दायरा होता है। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत चीज़ है। ये किसी को ठिकाने पर लाने का और ये करने का ये कोई विषय है नहीं। विषय ऐसा है कि अगर हमको स्टेट को नेशन बनाना है, नेशन स्टेट में परिवर्तन करना है, तो नेशन में रहने वालों को कॉमन बातें जो है, सबके लिए कॉमन बातें जो है वो एक तरीके ही होनी चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये कानून, उसके लिए अलग कानून, इसके लिए वो अलग कानून, इससे समाज के अंदर बंटवारा होगा, अलगता की भावना निर्माण होगी। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए और इसीलिए एक राष्ट्रीयत्व निर्माण करना है। वन नेशनलिटी अगर हमको निर्माण करनी है तो नेशनलिटी निर्माण करने के लिए वन कल्चर जैसे आवश्यक है, वन लैंग्वेज जैसे आवश्यक है, वैसे वन सिविल लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसमें धर्म में हस्तक्षेप का कोई विषय नहीं आता। ये धर्म के संदर्भ में हमारा संविधान ये कहता है कि जिसकी जो चाह है, आर्टिकल 19 से जो शुरू होता है कि भाई आपको जिस धर्म के अनुसरण करना है, आपको पूर्ण आज़ादी है। आप गुरुद्वारा जाना चाहते हो, आराम से जाइए। आप मंदिर में जाना चाहते हो, आराम से जाइए। आप मस्जिद में जाना चाहते हो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप गिरजाघर में जाना चाहते हो, जाइए। और कोई कहेगा कि मुझे किसी भी मंदिर में नहीं जाना है, तो मेरा क्या स्थान रहेगा? तेरे मत का भी हम आदर करते हैं। तो तुझे अगर किसी मंदिर में नहीं जाना है, गिरजाघर में नहीं जाना है, एथेइस्ट रहना है, निरीश्वरवादी, तेरा भी सम्मान है। ये सर्व प्रकार का धर्म स्वातंत्र्य तो हमने देख के रखा है। लेकिन जैसे क्रिमिनल लॉ,
सिविल लॉ, आपला इकोनॉमिक लॉ वगैरह सबके लिए समान है, वैसे सिविल लॉ भी समान होने चाहिए और उस दिशा में हमको जाना चाहिए। ये बाबा साहब जी का एक संकेत था। 70 साल में इस दिशा में बहुत कुछ हम कर पाए, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं कर पाए, क्या कारण है, फिर उसमें राजनीतिक बहस का विषय शुरू होता है, लेकिन ये एक चर्चा का और चिंतन का हमारे दृष्टि से विषय होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कितना समय हो गया, कब रुकना है? हाँ, 5 मिनट में? हाँ, अच्छा ठीक है। और एक मुद्दा लेता हूँ और मेरा भाषण समाप्त कर देता हूँ। एक मुद्दा ये आता है कि जो आर्टिकल 370 है, वो तो अभी आप कहेंगे कि अभी उसका क्या मुद्दा रहा, वो तो खारिज हो गया है। तो ये आर्टिकल 370 ये संसद में आया कैसे, अपने संविधान सभा में आया कैसे? ये आर्टिकल 370 ये अंबेडकर जी ने संविधान सभा में नहीं रखा है। एक और दो तीन बातें थोड़े मैं बताता हूँ कि अपना संविधान जो है 395 आर्टिकल्स का है और इसमें से मेजॉरिटी ऑफ आर्टिकल्स ये संविधान सभा में अंबेडकर जी ने मूव किए हैं और बहुत आर्टिकल में उन्होंने कुछ राइडर्स लगाए हैं या कुछ सुधार करके लगाए, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा सुधार करके रखा है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स है कि जो आर्टिकल्स अंबेडकर जी ने नहीं रखे। उसमें आर्टिकल 17 आता है जो अछूतपन जो है इसको समाप्त करता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा है। वैसे आर्टिकल 370 जो है, यह आर्टिकल 370 गोपाल स्वामी अयंगार ने रखा। वो पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे। नहीं, मराठी में जो आप मराठी में बोलते बिन खात्याचा मंत्री, यानी बिन काम का मंत्री, ऐसा भी कह सकते हैं। और वो पंडित नेहरू चाहते थे कि यह कश्मीर को एक अलग दर्जा देना चाहिए। कश्मीर की जो घाटी के मुसलमानों की जो डिमांड है वो अपना अस्तित्व अलग रखना चाहिए, वो देना चाहिए और इसीलिए एक आर्टिकल अपने संविधान में इस प्रकार से लाना चाहिए। ये आर्टिकल का ड्राफ्टिंग का काम अंबेडकर जी ने नहीं किया है, ये गोपाल स्वामी अयंगार ने किया। और ये आर्टिकल लेकर जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने रखा गया, वो प्रोसेस थी, उस वाया वहाँ से वो संविधान सभा में आता था, तो वहाँ पर बहुत गर्मा गर्म चर्चा हो गई और वो गोपाल स्वामी अयंगार को बहुत गालियाँ खानी पड़ी। ये कैसा आर्टिकल लाया है भारत का, वहाँ सबको उसका संविधान अलग होगा, उनका ध्वज अलग होगा, भारत का कोई व्यक्ति जाकर वहाँ ज़मीन नहीं खरीद कर सकता, नौकरी में उसको कोई स्थान नहीं मिल सकता, लेकिन भारत ने उनका संरक्षण करना चाहिए, उनको मदद देनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो यह जो विषय है ये तो देश के खिलाफ है, ये कैसा विषय है? लेकिन वो फिर वल्लभ भाई पटेल के पास गए, उनसे कहा कि देखो भाई, पंडित नेहरू जी का ये आग्रह है और ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली है, अब आप ही कुछ कीजिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो दुविधा में आ गए। वो उनके सामने दुविधा ऐसी हो गई कि अगर मैं ये आर्टिकल छोड़ देता हूँ, नहीं लाता हूँ, तो टिक्का टिप्पणी ये होगी कि देखो पटेल जी ने नेहरू जी पर का बदला ले लिया। वो जैसे उस समय नेहरू विदेश के दौरे पर चले गए थे, वो जानते थे ये बहुत बहस करने वाला विषय है, तो याद नहीं रहने से अच्छा होगा वो देश के बाहर चले गए। राजनीति के लोग जो होते हैं बहुत दूर का सोचते हैं, अच्छा उनके दृष्टि से अच्छा सोचते हैं, वो चले गए, सब झगड़ा बिगड़ा उनके, इनको संभालना था। तो पटेल ने वो लाकर और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाकर और ये उसको आर्टिकल 370 का प्रोविजनल आर्टिकल, टेम्पररी एंड प्रोविजनल ऐसा दिया। इसके पहले शेख अब्दुल्ला इनसे मिलने के लिए गए थे डॉक्टर बाबा साहब जी को, और उन्होंने ये सब कहा मनीषा कि भाई ऐसा ऐसा विषय हम लाना चाहते हैं। तब बाबा साहब जी ने उनको जो जवाब दिया, वो जवाब ऐसा है
मिला तो जल्दी पढ़ता हूँ, नहीं तो फिर बताता हूँ क्या है वो। वो उन्होंने जवाब देते समय कहा कि मिस्टर शेख अब्दुल्ला, आप चाहते हो कि कश्मीर की रक्षा भारत करे, आपको सब प्रकार का सप्लाई करे, लोगों के लिए जो लगता है अनाज बनाज तेल पेट्रोल सब, आपको पैसा भी दे, आपकी रक्षा के लिए जवान भी वहाँ रखे, लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का अमल वहाँ नहीं चलेगा, भारत का ध्वज वहाँ नहीं चलेगा, हमारा अलग संविधान रहेगा। दिस इज ट्रेचरस डिमांड, ये देश घातक डिमांड है। आई विल नेवर एक्सेप्ट इट, मैं इसको कभी नहीं स्वीकार करूँगा। बाबा साहब ने उनको खारिज कर दिया। ऐसे थे बाबा साहब। इसलिए भाई और बहनों, कहने के लिए तो घंटों तक भी बोलते रहो, उतना कम ही विषय होगा, लेकिन हमको समझना चाहिए कि हम जब कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज एन आर्किटेक्ट ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो केवल इतना वाक्य सुनने से काम नहीं चलेगा। तो वो आर्किटेक्ट, इन व्हाट सेंस ही इज एन आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज जो है वो 1927 के महाड़ के सत्याग्रह से जो शुरू होता है, वो संविधान सभा के अंतिम भाषण तक को आपको उसका स्टडी करना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स है, विद्वान है, वो लिखते तो भरपूर है, लेकिन वो आम आदमी के समझ में न आने वाली बातें लिखते रहते हैं। आम आदमी पढ़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा, ऐसी सारी वो किताबें रहती है। इसलिए एक स्टडी करनी चाहिए और बिल्कुल सादी भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ but constitution as a living document which concerns in each and every way of our everyday life, ये कैसे अफेक्ट करती है, इसको सिंपल भाषा में लिखना चाहिए। बाबा साहब जी का इसका ज्ञान क्या है और वो ज्ञान का प्रतिबिंब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे कौन से आर्टिकल्स में आया है, ऐसी भी एक सुंदर किताब बननी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं और मुझे लगा कि एक अपील करके आपको बताऊं। अंत में बाबा साहब जी का केवल एक ही कोटेशन मैं आपको सुनाता हूँ और भाषण को विराम देता हूँ। बाबा साहब जी कहते हैं, फॉर आई एम ऑफ द ओपिनियन that the most vital need of the day is to create among the mass of the people the sense of a common nationality. The feeling not that they are Indian first and Hindus, Mohammedans, Sindhis, Kanaris afterwards, but that they are Indian first and Indian last. If that be the ideal, then it follows that nothing should be done which will harden local patriotism and group consciousness. धन्यवाद। आपने शांति से सुन के लिया, इसलिए फिर से धन्यवाद।